क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की पहली शक्ल कैसी रही होगी? हजारों साल पहले जब छोटे छोटे कबीले जन कहलाते थे, वे अपनी सीमाओं से निकलकर बड़े राज्यों का सपना देख रहे थे। यही वो समय था जब भारत की मिट्टी पर शक्ति, संगठन और शासन के केंद्र उभर रहे थे। महाजनपद काल की शुरुआत। कल्पना कीजिए, गंगा के किनारे सुबह हो रही है, सूरज की किरणें नदी पर चमक रही हैं, किसान नए औजारों से खेत जोत रहे हैं और बाजारों में पहली बार सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है। लोग अब सिर्फ अपने गांव के नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्र के नागरिक बन रहे हैं। ये दौर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं था, बल्कि आम इंसान के जीवन में आ रहे बदलावों का भी था। सोचिए उस नौजवान के बारे में जो पहली बार पाटलिपुत्र या वाराणसी जैसे बड़े शहर को देखता है। नई दीवारें, व्यस्त बाजार और नए विचार। पुराने रीति रिवाज बदल रहे थे, नए सवाल पूछे जा रहे थे और जिंदगी को देखने का नया नजरिया बन रहा था। यह भारत के जागने का समय था, एक ऐसी सुबह जिसने सदियों को रोशन कर दिया। तो चलिए समय के उस गलियारे में लौटते हैं। हम उन राजाओं की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने बड़े सपने देखे और उन विचारकों को जानेंगे जिन्होंने समाज को नई राह दिखाई। यह यात्रा हमें बताएगी कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक साथ पली बढ़ीं, लोकतंत्र जैसे विचार ने जन्म लिया और मगध जैसी जगह एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बनी। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। बड़े बदलाव हमेशा छोटे सपनों से शुरू होते हैं। महाजनपद प्राचीन भारत के 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य। महा यानी बड़ा, जन यानी लोग, पद यानी क्षेत्र यानी लोगों का बड़ा क्षेत्र। ये राज्य छोटे छोटे कबीले थे जो संगठित होकर महाजनपद बने। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। हर महाजनपद की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और सपने थे। इन राज्यों का बनना एक बड़े बदलाव का संकेत था। अब फैसले सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं, बल्कि राजा या सभा लेती थी। हर राज्य की अपनी राजधानी थी, जो व्यापार, कला और राजनीति का केंद्र थी। पहली बार सिक्के चलन में आए, आहत सिक्के। सेनाएं लोहे के हथियारों से लैस थीं। भारत एक संगठित सभ्यता बनने की ओर बढ़ रहा था। ये 16 महाजनपद दोस्त भी थे, दुश्मन भी। वे व्यापार करते, शादियां करते, लेकिन सीमाएं बढ़ाने के लिए लड़ते भी थे। इस संघर्ष ने भारत को महान योद्धा, चतुर राजा और स्थायी साम्राज्य दिए। यह शतरंज का खेल था, जिसमें हर महाजनपद अपनी चाल चल रहा था। कुछ जीते, कुछ हारे, लेकिन भारत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति का एहसास हुआ। महाजनपदों की यह कहानी भारत के एक होने की नींव थी। 16 महाजनपदों में मगध सबसे आगे निकल रहा था। आज के बिहार का दक्षिणी हिस्सा मगध अपनी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ जमीन और नदियों के कारण समृद्ध था। मगध के जंगलों में हाथी मिलते थे, जो सेना की ताकत थे। छोटा नागपुर के पठार में लोहे के भंडार थे, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। मगध को मिले दूरदर्शी राजा बिंबिसार ने नींव रखी। अजात शत्रु ने काशी और वज्जी को जीतकर मगध में मिला लिया और पाटलिपुत्र की नींव रखी। शिशुनाग और नंद वंश के राजाओं ने मगध की शक्ति को चरम पर पहुंचाया। महापद्म नंद ने लगभग सभी महाजनपदों को जीतकर विशाल साम्राज्य बनाया। ये पहली बार था जब भारत में किसी एक राजा का शासन इतने बड़े इलाके पर था। मगध की सफलता दिखाती है, सही संसाधन, मजबूत नेतृत्व और बड़ा सपना किसी को भी शिखर पर पहुंचा सकते हैं। मगध का उदय भारत के एक होने की पहली धड़कन थी। मगध के साथ साथ काशी और कौशल भी अपनी कहानियां लिख रहे थे। काशी, वाराणसी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, जहां दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। काशी की दौलत उसकी संस्कृति और व्यापार में थी। यहाँ के बाजार सूती कपड़ों और रेशम के लिए मशहूर थे। काशी की कहानी सिखाती है, शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं, ज्ञान और संस्कृति से भी आती है। उसकी पहचान आज भी ज्ञान की नगरी के रूप में कायम है। कौशल, आज का अवध, राजनीतिक शक्ति का गढ़ था। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और राजा प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। कौशल और मगध के बीच रिश्ते और संघर्ष दिखाते हैं कि उस दौर में राजनीति और परिवार कितने जटिल थे। कौशल की पहचान
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से भी जुड़ी है, जिससे उसे सांस्कृतिक महत्व मिला। काशी और कौशल, एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ सत्ता, महाजनपद काल की विविधता और भारत की बनती तस्वीर का हिस्सा थे। उत्तर भारत में मगध, काशी, कौशल के साथ मध्य भारत में अवंती उभर रहा था। मालवा का अवंती, उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानियां थीं। अवंती अपने योद्धाओं और लोहे के हथियारों के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैनी व्यापार का बड़ा केंद्र था, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। राजा प्रद्योत की महत्वाकांक्षा और नेतृत्व ने अवंती को मगध का प्रतिद्वंद्वी बना दिया। वज्र संघ, आज के उत्तरी बिहार और नेपाल, एक अनोखा गणराज्य था। यहाँ कोई एक राजा नहीं, बल्कि 8 कुलों का संघ था, जहाँ फैसले सभा में होते थे। वज्र संघ की लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय क्रांतिकारी थी, जब बाकी जगह राजतंत्र था। महात्मा बुद्ध भी वज्जियों की एकता से प्रभावित थे, लेकिन मगध के अजातशत्रु ने फूट डालकर वज्र को हरा दिया। वज्र की कहानी सिखाती है, एकता और स्वराज सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपसी फूट किसी को भी कमजोर कर सकती है। महाजनपद काल सिर्फ राजनीति का नहीं, वैचारिक और धार्मिक क्रांति का भी समय था। लोहे के इस्तेमाल से खेती बढ़ी, शहर बने, व्यापार फला फूला, लोगों के मन में नए सवाल उठे। पुराने कर्मकांड जटिल हो गए थे, समाज में जाति पाति बढ़ रही थी। इसी माहौल में 2 महापुरुषों की आवाज गूंजी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर। बुद्ध ने दुख, उसके कारण और मुक्ति का रास्ता बताया। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। उनकी बातें आम लोगों की भाषा में थीं, जिससे बौद्ध धर्म तेजी से फैला। महावीर ने जैन धर्म को नया रूप दिया। अहिंसा परमो धर्मः, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 महाव्रत दिए। बुद्ध और महावीर ने समाज को नई दिशा दी, विचारों की क्रांति, जिसने भारत की सोच बदल दी। महाजनपद काल के बदलावों का असर आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ा। लोहे के औजारों से खेती आसान हुई, पैदावार बढ़ी, गांव अमीर हुए। किसानों को अब उपज का हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। व्यवस्थित कर प्रणाली की शुरुआत। शहरों में श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, वाराणसी व्यापार और शिल्प के केंद्र बने। कारीगरों के संगठन, श्रेणी, व्यापार संघों की तरह काम करते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर होती जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के काम तय हो गए थे। बौद्ध और जैन धर्म ने इस कठोरता के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे समाज में बदलाव की लहर आई। भाषा और साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत विद्वानों की, पाली प्राकृत आम लोगों की भाषा बनी। कला, वास्तुकला और मिट्टी के बर्तनों में नए प्रयोग हुए। यह वह दौर था जब भारत की सभ्यता हर दिशा में आगे बढ़ रही थी। महाजनपदों की लड़ाइयों के बाद कुछ ही बड़ी शक्तियां बचीं। मगध सबसे आगे था। नंद वंश ने उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाया। अनेकता में एकता का सपना हकीकत बनने लगा। इसी समय सिकंदर ने भारत की सीमा तक पहुंचकर गांधार और कंबोज को हराया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर के जाने के बाद राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ। नंद वंश के घनानंद लोकप्रिय नहीं थे। इसी मौके पर चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली, साम्राज्य को बढ़ाया और विदेशी आक्रमणकारियों को हराया। महाजनपद काल के संघर्षों से निकला मौर्य साम्राज्य, भारत के पहले महान साम्राज्य की शुरुआत। महाजनपद काल की कहानी सिखाती है, महान सभ्यता एक दिन में नहीं बनती, उसके पीछे सदियों का संघर्ष और बदलाव होता है। यह दौर शासन के अलग अलग तरीकों की प्रयोगशाला था। राजतंत्र, गणतंत्र, शक्ति, ज्ञान, व्यापार, सबका अनुभव भारत को मिला। बदलाव को अपनाने की प्रेरणा भी इसी दौर से मिलती है। बुद्ध, महावीर, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, सबने नए विचारों को अपनाया। महाजनपद काल ने हमें अनेकता में एकता की पहचान दी। 16 राज्य, अलग भाषाएं, संस्कृतियां, लेकिन एक सांस्कृतिक डोर। मगध का उदय दिखाता है, मजबूत केंद्र देश को स्थिरता देता है। वज्र संघ लोकतंत्र और सहमति की ताकत सिखाता है। जब भी हम एक हुए, हमने साम्राज्य बनाए, जब बंटे,
बाहरी ताकतों ने राज किया। ये कहानी आज के युवाओं के लिए भी सबक है। महाजनपद काल भारत की शक्ति के उदय की पहली सुबह थी, जिसकी रोशनी आज भी हमारा रास्ता दिखा रही है।